बाबू, ये जो पावर नहीं है, हम कुछ चीजों को ले रहे हैं, उसको देखिए, ये फिगर को देखिए। बच्चा लोग इमीडिएट ऊपर ग्रीन रूपे नहीं बुझा रहा था। ये मेरा गैलरी है। ये क्या है? गैलरी। पावर नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से। एक टूल हम लाइट जलाए हैं इन्वर्टर से, रात का समय भी है। ये देखिए, ये गैलरी है। और एक गैलरी का ये जो रूप है, इस कोल सिम, ये कोल सिम में नाम गैलरी बनाते हैं। इसके सिम के ऊपर 6 मीटर तक का जो ओवरलाइंग स्ट्राटा है, दैट ओवरलाइंग स्ट्राटा इज टर्म्ड एज इमीडिएट रूप। क्या बोलेंगे उसको? इमीडिएट रूप। मतलब कोल सिम, या सीधा सीधा भाषा बोली, जो आपका रूप है, वहां से ऊपर का 6 मीटर जो स्ट्राटा होगा, उसको बोलते हैं इमीडिएट रूप। और ये हो गया फ्लोर। तो इस फ्लोर के नीचे 3 मीटर तक का जो भी स्ट्राटा होगा, उसको बोलेंगे इमीडिएट फ्लोर। इमीडिएट फ्लोर 3 मीटर बिलो द सिम। इमीडिएट रूप 6 मीटर अबव द सिम। ठीक। अब देखिए ग्रीन रूप। ये एक मेरा बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट का फिगर है। ये मेरा फेस है। ये क्या है? दिस इज माई फेस। व्हाट इज फेस? फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। ऐसा ना बताया था डेफिनेशन। फेस क्या है? कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। या ये गैलरी है। इस गैलरी का क्या है? सबसे अंदर वाला सिरा है। अंदर वाले सिरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट इज टर्म्ड एज अ फेस। तो फेस क्या हुआ बेटा? फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। ठीक है। तो ये मेरा फेस है। इस फेस से पीछे के तरफ, या विद इन 10 मीटर ऑफ फेस, ये बोलिए अंग्रेजी में, विद इन 10 मीटर ऑफ फेस का जो भी रूप होगा, उस रूप को बोलते हैं हम ग्रीन रूप। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन रूप। ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये WT लिखा मतलब वेट, WEIGHT, वेट। वेट ऑफ रॉक्स इन कोल माइनिंग एरियाज एग्जर्ट ए प्रेशर ऑफ ब्लैंक पर एवरी मीटर ऑफ डेप्थ। ये कुछ नहीं बोल रहा कि इंडिया में कोल माइनिंग एरियाज में हर 1 मीटर यदि गहराई में हम जाते जाएंगे तो कितना प्रेशर लगता है। ठीक है। रॉक्स का भी अपना प्रेशर होगा ना, तो उस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर, कितना प्रेशर लगाएगा। ठीक है। हर 1 मीटर डेप्थ ऑफ हम जैसे एक्सकवेशन करेंगे। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं 0.2। कितना बेटा? 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर एवरी मीटर ऑफ डेप्थ प्रेशर exerted by the rocks in coal mining areas। याद रखिएगा, ये आ सकता है। ठीक है। पर्पज ऑफ सपोर्ट, हम सपोर्ट क्यों करते हैं, हम कई बार क्लास में बताए हैं। ये फिगर को देखिए। ये गैलरी बना दिया, ये गैलरी बना दिया। हम प्रेशर थ्योरी में बहुत बड़े प्यारे तरीके से बताए हैं देसी भाषा में। तो ये जो मैं गैलरी बना दिया, तो ये पहले गैलरी नहीं था, तो यहाँ क्या था? सब चीज बैलेंस्ड वे में था। लेकिन हमने यहाँ खोचड़ न कर दिया, गैलरी बना दिया। पृथ्वी था, उसको चीर फाड़ कर दिया। चीर फाड़ कर दिया तो जो ऊपर से प्रेशर लगे रहते हैं, साइड से प्रेशर लगे, साइड से जो लगता है उसको लेटरल बोलते हैं। ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको वर्टिकल प्रेशर, वो सब क्या हो जाएंगे? अब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये जो ओवरलाइंग रॉक्स है, ओवरलाइंग मतलब इस कोल सिम के ऊपर वाली रॉक को ओवरलाइंग रॉक्स बोलते हैं। इस ओवरलाइंग रॉक्स में झुकाव होना चालू हो जाएगा, बेड सेपरेशन होने लग जाएगा। तो ये जो रॉक्स है, ये जो लेयर्स है रॉक्स में, इनमें बेड सेपरेशन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। पहला काम क्या है? टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन। दूसरा, इनमें सेगिंग ना हो जाए और इस इमीडिएट रूप को हम सपोर्ट कर सके। 3 पर्पज हम यहाँ लिखे हैं, यदि आप लोग को दिख जाए तो ठीक है। टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन, बेड सेपरेशन को रोकने के लिए, सपोर्टिंग द इमीडिएट रूप एंड प्रिवेंट सेगिंग ऑफ द रूप। सेगिंग मतलब झुकाव, ऐसा तो ऐसा हो जाए, झुक जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? सेगिंग। सेगिंग ना हो, इमीडिएट रूप को सपोर्ट करने के लिए, और बेड सेपरेशन ना हो। यदि बेड सेपरेशन, मेन पर्पज क्या है? बेड सेपरेशन रोकना। यदि बेड सेपरेशन रोक दिया तो ये दोनों काम अपने आप नीचे वाले हो जाएंगे। ये 3 पर्पज से हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या 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 बोले बेटा? बेड सेपरेशन को रोकने के लिए, इमीडिएट रूप को सपोर्ट करने के लिए, और तीसरा क्या बोला? सेगिंग ऑफ रूप को रोकने के लिए। ठीक है।
बाबू रॉक मास क्लासिफिकेशन आपको एक मेक द कॉलम करके आ जाएगा कि बताओ किसका कौन सा रॉक मास क्लासिफिकेशन है। देर आर सो मेनी रॉक मास क्लासिफिकेशन, उनमें से हम कुछ को यहाँ लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले रॉक मास क्लासिफिकेशन दो आदमी ने दिया था, एक बियनियोस्की का था और हमारे एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे श्री पीके सिंह सर, जो भी 1-2 महीना पहले रिटायर्ड हुए। वो कब से कब 1 साल में 20 बार बियनियोस्की साहब का नाम लेते थे, उनका बड़ा फैन थे बियनियोस्की का। ये जो पहला नाम लिखे बियनियोस्की का, तो हम लोग के माथे में घुस गया है, ठीक है। ये बियनियोस्की साहब ने 1976 में पहली बार आरएमआर क्लासिफिकेशन इस दुनिया को दिया। ये साउथ अफ्रीकन माइन के गोल्ड माइन में एक माइनिंग इंजीनियर थे बियनियोस्की साहब। इस बियनियोस्की साहब ने आरएमआर क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया है? आरएमआर क्लासिफिकेशन दिया। इसी बियनियोस्की ने, इन्हीं बियनियोस्की साहब ने अपने आरएमआर क्लासिफिकेशन 1976 में दुनिया के सामने दिया था, उसको उन्हें रिवाइज किया 1989 में, अपने ही काम को रिवाइज किया, मॉडिफाइड किया, और उस जो 1989 में इन्होंने आरएमआर दिया पूरी दुनिया को, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी बियनियोस्की साहब के आरएमआर को स्टडी करके हिंदुस्तान में हमारी 2 एजेंसी है, CMRI ISM, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जिसका ISM का नाम चेंज हो गया। ये CMRI ISM ने एक इंडिया में रॉक मास क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, जिसका नाम है जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन, जो हमने आप लोग को पढ़ाया हूं। जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ से जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह कम है। जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन, एंड दिस जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन ऑफ CMRI ISM is originally based on Bioniski's RMR classification, and CMRI ISM modified the Bioniski's RMR classification as per the Indian mining condition. Okay, डीरे साहब, ये डीरे लिखे ना, DEERE छूट गया। ये डीरे साहब ने क्या दिया? DEERES। हम साहब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे महानुभाव है, जिन्होंने हमारी माइन को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान दिया है, ठीक है। डीरे साहब ने क्या किया? डीरे साहब ने आरक्यूडी रॉक मास क्लासिफिकेशन दिया। आरक्यूडी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रॉक, आर से रॉक, क्यू से क्वालिटी, डी से डेजिग्नेशन, पद वाला डेजिग्नेशन, और कुछ नहीं, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। क्या हुआ? आरक्यूडी, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ये बाकी का बताया, उसके पहले हम आरक्यूडी के बारे में 2 लाइन बोल देते हैं, समय आप लोग के पास कम है। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन किसका दिया हुआ है? डीरे साहब का दिया हुआ है, ठीक है। आरएमआर किसका दिया? बियनियोस्की का। जियो मैकेनिक्स किसका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन? CMRI ISM का। डीरे साहब का क्या है? आरक्यूडी। आरक्यूडी में क्या करते हैं हम? ड्रिल करते हैं, लेकिन वो वाला कोल ड्रिल, जो कोल बोल दिया, कोर ड्रिलिंग करते हैं, कोर निकालते, सिलेंड्रिकल कोर निकालते होल से। मान लो जितना मैंने किया, मान लो 2 मीटर किया, एक एग्जांपल के लिए 2 मीटर किया, उस 2 मीटर में कितने कितने साइज के कोर आए वो देखते। तो इन्होंने क्या किया कि मोर देन 10 सेंटीमीटर के जो भी कोर थे, वो कोर को प्लस किया और डिवाइडेड बाय जितना आपने कोर लेंथ, मान लो आपने कितना लंबाई का होल किया था, 2 मीटर का, 3 मीटर का, 1 मीटर का, जो किया था आपने, तो सारे जो कोर पीसेस थे 10 सेंटीमीटर से अधिक, उनको प्लस किया, डिवाइडेड बाय कोर लेंथ कर दिया। मतलब जो आपका होल का डेप्थ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आरक्यूडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो सभी को समिशन ऑफ कोर पीसेस ऑफ मोर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से अधिक वाले जितने भी कोर पीसेस थे, उनको प्लस किया, डिवाइडेड बाय कोर लेंथ कर दिया, तो आरक्यूडी निकल जाता है। इसका हम आरक्यूडी का आपके रॉक मैकेनिक्स एंड माइन सपोर्ट में वीडियो है, अभी मत देखिए, ये एग्जाम के बाद देखिएगा, बहुत बढ़िया समझा इसका क्या यूटिलिटी है, क्यों इसको निकालते हैं, इससे क्या हम पता करते हैं, वो अभी
टाइम नहीं। बॉटम क्यू क्वालिफिकेशन, बॉटम का क्या है, क्यू क्वालिफिकेशन, ठीक है। बॉटम क्यू क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख लीजिएगा कहीं पर। हेंगिस सी फैक्टर, हेंगिस ने रॉक क्लासिफिकेशन में सी फैक्टर दिया था, ठीक है। अंडर सेट प्रॉप एक बताए थे बेटा, उस दिन जो प्रॉप बता रहे थे, एक फिगर बनाए थे और बताए थे कि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में हम इंक्लाइंड सी में हम प्रॉप को कैसा खड़ा करते कि प्रॉप का जो एक्सिस होगा, प्रॉप इंक्लाइंड सी में प्रॉप का जो एक्सिस होगा वो सीम के नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में रहे, उसको बोलते हैं अंडर सेट प्रॉप। यदि कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए तो गलती मत कीजिएगा। क्या क्या वर्ड बोले बेटा, नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में अंडर प्रॉप का एक्सिस रहेगा तब उसको बोलते हैं अंडर सेट प्रॉप। टाइम कम है, इधर देखिए, ये हम अधिक से कम की तरफ लाए हैं। और ये जो बोला है मेस्यू, ये वर्ड है MASSIU, MASSIV। ये मेस्यू जो है बड़ा खतरनाक होता है केविंग सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि ये रॉक को फॉल नहीं होने देता, केव नहीं होने देता। और जब गोप का रॉक टूट के नहीं गिरता है तो उससे क्या क्या होता है बताए होंगे हम आप लोग को कई बार, कि जो ओवरहैंग गोप है उसका रूप टंगा रह गया, ओवरहैंग रह गया, तो उसका जो वेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा एक्टिव पिलर के ऊपर। और एक्टिव वर्किंग में जब इसका वेट ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे क्रशिंग होने की, पिलर क्रशिंग होने की संभावना बढ़ जाती, प्रीमेच्योर कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती, ओवरराइडिंग ऑफ पिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि गोप को क्या है, रेगुलर इंटरवल पे फॉल होना चाहिए, नहीं तो हम इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करते हैं। गोप एज के किनारे में होल करके लाइट चार्जेस देके गोप के रूप में जो टंगा हुआ रूप है, ओवरहैंग रूप है, उसमें हलचल पैदा कर देते ताकि वो फॉल होने लग गया। फॉल हो जाएगा तो हल्का हो गया तो इधर जो वर्किंग एरिया वो ऊपर नहीं जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये मेस्यू बड़ा खराब है। मेस्यू किसको बोलते, किस रॉक को हम मेस्यू बोलेंगे, किस रॉक को बेडेड बोलेंगे। बेडेड को लेमिनेटेड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। बेडेड के क्या क्या नाम बताया बेटा, गड़बड़ मत कीजिएगा। बेडेड, लेमिनेटेड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, ये एक ही चीज होता है, चादर के रूप में रहेगा, ठीक है। तो उसको बेडेड, लेमिनेटेड या स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। एक फ्लेगी होता है और एक होता है मेस्यू। हम बोले थे कि कोल मेजरिंग जो रॉक्स है वो लेयर में मिलता है, ये भी लेयर है लेकिन इसका लेयर मोटा है। मेस्यू में लेयर की मोटाई बढ़ जाती है, इतना ही अंतर है। बेडेड में लेयर की मोटाई कम हो जाएगी और फ्लेगी में और छोटा सा एकदम बहुत पतला सा लेयर रहेगा, बस उतना ही अंतर है। तो ये मेस्यू, रॉक्स आर कॉल्ड मेस्यू when the bedding planes in them are more than 1.2 मीटर। देखिए कितना 1.2 मीटर, 1.2 मीटर बोल रहा है। जो रॉक्स का लेयर है वो कितना मोटा है, 1.2 मीटर से ज्यादा, मोर देन 1.2 मीटर यदि बेडिंग प्लेन है उनके, तब उसको बोलेंगे हम मेस्यू रॉक्स। मोटा ना है, इसीलिए इसके ऊपर जो ऊपर से लोड लग रहा है वो क्या कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा। अब आएगा रॉक्स आर कॉल्ड बेडेड। कब रॉक्स को हम बेडेड बोलेंगे या लेमिनेटेड या स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, व्हेन बेडिंग प्लेन्स आर बिटवीन मोर देन 75 mm। कितना बेटा, मोर देन 75 mm मतलब 75 mm से ज्यादा है और 1.2 मीटर तक है, ठीक है। 75 mm से ज्यादा, 75 mm से ज्यादा और 1.2 मीटर तक का यदि है तो उसको बोलते हैं बेडेड। और फ्लेजी किसको बोलेंगे, लेस देन 75 mm, 75 mm से कम है तो उसको बोलते हैं फ्लेजी, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज आ सकता है आप लोग को एग्जाम में, थोड़ा सा याद रखिएगा। मेस्यू में कितना बोला बेटा, मोर देन 1.2 मीटर, मोर देन 1.2 मीटर। बेडेड में मोर देन 75 mm अप टू 1.2 मीटर। फ्लेजी में लेस देन 75 mm। देखो हमने ऊपर से अधिक से कम के तरफ बोला। मेस्यू में लेयर मोटा, बेडिंग में थोड़ा कम, बेडेड प्लेन में कम, और फ्लेजी में एकदम कम हो गया, लेस देन 75 mm। 75 mm मतलब कितना हुआ, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर मोटा मोटी इतना है ना हुआ जी, ये 7.5 होगा, अंदाजी में बोल रहा हूँ। मतलब ये इतना जो होगा, इतने में उसके लेयर्स है, मतलब एक का मोटा इतना हुआ, फिर दूसरे का इतना रहेगा, तो फ्लेजी हो गया। ये फ्लेजी है,
ये क्या है, मान लो एक लेयर है तो इसका प्लेजियो के इतना ही उसका मोटाई रहेगा प्लेजी का, ठीक है।